Hello friends, welcome to Raj Malhotra IAS Academy. My name is Rahul Singla. NCERT थ्रू MCQ सीरीज में आपका स्वागत है। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था राजपूत एंड अरब इन्वेजन को, तो वो हमने टाइम पीरियड जो डिस्कस किया था दैट वाज अराउंड 6 to 12 सेंचुरी। आज उसी टाइम पीरियड को आगे बढ़ाते हुए आज हम स्टार्ट करते हैं दिल्ली सल्तनत को लेके कि दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से रूलर्स आए थे और उनके रिलेटेड जो भी हमारी NCERT से क्वेश्चन बनते हैं उनको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, पहला क्वेश्चन हमारा है हु इज द फाउंडर ऑफ ममलूक डायनेस्टी। क्या क्वेश्चन है? हु इज द फाउंडर ऑफ ममलूक डायनेस्टी? फर्स्ट ऑप्शन इज आरम शाह, सेकंड इल्तुतमिश, थर्ड कुतुबुद्दीन ऐबक एंड डी अलाउद्दीन मसूद शाह। याद रखना, जब हम दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं तो दिल्ली सल्तनत में 5 डायनेस्टीज आई थी। कितनी डायनेस्टीज आई थी? 5 डायनेस्टीज आई थी, जिनमें से एक थी ममलूक डायनेस्टी जो सबसे पहली डायनेस्टी थी, दैट वाज ममलूक डायनेस्टी। और वो बेसिकली कौन सी डायनेस्टी थी? स्लेव डायनेस्टी थी। उसे हम क्या कहते हैं? स्लेव डायनेस्टी। अगर हम दूसरी बात करें तो बेसिकली खिलजी डायनेस्टी थी, थर्ड वाज हमारी तुगलक डायनेस्टी, फोर्थ वाज हमारी सैयद डायनेस्टी एंड फिफ्थ वाज लोदी डायनेस्टी। तो हमारे पास 5 डायनेस्टी आई हैं दिल्ली सल्तनत के अंदर। तो पहली डायनेस्टी के बारे में पूछ रहे हैं कि कौन सा इसका फाउंडर था, किसका? ममलूक डायनेस्टी का। याद रखना, ममलूक डायनेस्टी को हम इलबारी डायनेस्टी भी बोलते हैं। तो वीडियो पॉज करके इसका फटाफट आंसर दे सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर है इसका कुतुबुद्दीन ऐबक। बेसिकली दिल्ली सल्तनत का रूल जो एस्टैब्लिश होता है वो किसके थ्रू होता है? कुतुबुद्दीन ऐबक से, जब वो फाउंड क्या करता है? ममलूक डायनेस्टी। तो याद रख लेना, पहला रूलर कौन था दिल्ली सल्तनत का? दैट वाज कुतुबुद्दीन ऐबक। वो इनिशियली जो उसकी पावर थी वो लाहौर में थी, पर लेटर उसने शिफ्ट कहां पे कर ली? दिल्ली के पास। तो पहले उसकी कैपिटल थी लाहौर, फिर उसकी कैपिटल क्या हो गई? दिल्ली। याद रखना, क्योंकि वो एक इलबारी डायनेस्टी से साथ स्लेव डायनेस्टी से था, जिसकी वजह से नोबल्स के बीच में उसको रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिल रही थी। तो उसने कोशिश करी कि नोबल्स को अपनी साइड पे अट्रैक्ट कर सके, उनको खुश कर सके। तो ही वॉज इन फेवर ऑफ चैरिटी। क्या करता था? वो चैरिटी करता था, जिसकी वजह से वो नोबल्स को अपनी साइड पे जीत सके, जिसकी वजह से उसे टाइटल भी मिला बाय द नेम ऑफ लख बख्श। किसका टाइटल मिला? लख बख्श। लख बख्श वो आदमी होता है जो बहुत ज्यादा चैरिटी करता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक हमारा फर्स्ट फाउंडर था ममलूक डायनेस्टी का, क्योंकि उसने अपने आप की रिकॉग्नाइजेशन करानी थी एज अ किंग फ्रॉम अ स्लेव, जिसकी वजह से वो चैरिटी करता था। इस चैरिटी की वजह से उसको एक नाम मिल गया, दैट वाज लख बख्श। आप इसका सोर्स दे सकते हैं न्यू एनसीईआरटी चैप्टर 3 पेज नंबर 31। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कुतुब मीनार। तो कुतुब मीनार के बारे में है ये स्टेटमेंट्स, हमें बताना है कि इनमें से सही कौन सी और गलत कौन सी है। पहली स्टेटमेंट क्या है? दिस मीनार वॉज बिल्ट बाय 2 सुल्तान्स। क्या कह रहे हैं? दिस मीनार वॉज बिल्ट बाय 2 सुल्तान्स कुतुबुद्दीन ऐबक एंड इल्तुतमिश। सेकंड, द मीनार इज मेड अप ऑफ रेड सैंडस्टोन विद व्हाइट मार्बल ऑन द टॉप फ्लोर। तो दो चीजें हैं, कह रहे हैं कि पहला कुतुब मीनार को 2 सुल्तान्स ने बनाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक एंड इल्तुतमिश। दूसरा कि मीनार रेड सैंडस्टोन का बना है विद व्हाइट मार्बल ऑन द टॉप फ्लोर। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट? ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी बोथ 1 and 2 एंड डी नीदर 1 nor 2। तो इसका सही आंसर क्या है? बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट। याद रखना, जब हम कुतुब मीनार की बात करते हैं, इसकी जो फाउंडेशन रखी थी वो फाउंडेशन किसने रखी थी इस कुतुब मीनार की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रख लो कि कुतुब मीनार की फाउंडेशन रखी किसने थी? हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कुतुब मीनार कंप्लीट किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। दो चीजें हैं, फाउंडेशन किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और इसको कंप्लीट किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। और बेसिकली ये जो कुतुब मीनार बनाया गया था, इट वाज मेड इन द ऑनर ऑफ फेमस सूफी सेंट। उनका नाम क्या था? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। क्या नाम था? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी फेमस सूफी सेंट थे, उन्हीं के नाम से नाम पड़ा है इस इमारत का। क्या? कुतुब मीनार। क्लियर है इतनी बात? तो यहां पे दो चीजें याद रख लेना कि पहले हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक थे और फिर कौन थे? इल्तुतमिश। ये सिर्फ 2 ही रूलर्स नहीं थे दिल्ली सल्तनत के जो कुतुब मीनार के साथ इन्वॉल्व थे, उसमें एक रूलर और आएंगे आने वाले टाइम में, हम पढ़ेंगे। 5th फ्लोर जो बनाया था वो फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। किसने बनाया था? 5th फ्लोर वॉज एडेड बाय फिरोज शाह तुगलक। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि स्टार्टिंग किसने करी और कंप्लीट किसने करवाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक एंड इल्तुतमिश। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट क्या थी कि मीनार किस चीज का बना हुआ है? तो मीनार दोनों का यूज करा गया है, रेड सैंडस्टोन का भी यूज किया गया है और व्हाइट मार्बल का भी यूज किया गया है। इनिशियली किस चीज से बना था? रेड सैंडस्टोन से। बाद में किससे बना था? व्हाइट मार्बल से। तो दोनों स्टेटमेंट्स ही हमारी करेक्ट हैं, दैट इज बोथ 1 and 2। इसका आप सोर्स देख सकते हैं न्यू एनसीईआरटी अवर पास्ट
चैप्टर नंबर 3 पेज नंबर 36। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एरा ऑफ बलबन। याद रखना बलबन एक रूलर था जो बेसिकली हमारा रूलर था हमारी इलबारी डायनेस्टी का या ममलूक डायनेस्टी का। तो पहली स्टेटमेंट क्या है, ग्यासुद्दीन बलबन ऑल्सो नोन एज उलग खान strengthened his position by marrying his daughter to सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद। तो सुल्तान थे नसीरुद्दीन महमूद, उनसे उसने अपनी बेटी की शादी करवा दी, पहली स्टेटमेंट। सेकंड, he created a new class of ruling elite of 40 powerful military leaders। क्या स्टेटमेंट है, he created a new class of ruling elite of 40 powerful military leaders, जिनको क्या कहा जाता है, चहल गनी। थर्ड स्टेटमेंट, he introduced the Persian festival of Nowruz to impress the nobles and people with his wealth and power। तो तीन स्टेटमेंट्स है हमारे पास, हमें बताना है इनमें से करेक्ट कौन सी है। पहला ऑप्शन 1 एंड 2, बी ऑप्शन 2 ओनली, सी 1 एंड 3 एंड डी 1, 2 एंड 3। तो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए फटाफट, हम इसके आंसर की तरफ चलते हैं। तो पहली बात, सेकंड स्टेटमेंट को देखते हैं कि उसने एक न्यू रूलिंग क्लास बनाई जिसे हम कहते हैं चहलगनी, जिसमें कितने लीडर से, 40। हाँ, एक क्लास बनी जरूर थी चहलगनी, बट वो बलबन ने नहीं बनाई थी, वो किसने बनाई थी, इल्तुतमिश ने। किसने बनाई थी, इल्तुतमिश ने, जिसकी वजह से हमारी सेकंड स्टेटमेंट क्या हो जाती है, इनकरेक्ट। अगर हम देखें सेकंड स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर दें तो ऑप्शन कौन सी बचती है, ऑप्शन बचती है सिर्फ सी 1 एंड 3। तो अब देखो पेपर में बहुत सिंपल होता है कई बार क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना। अगर आपको एक स्टेटमेंट पता है कि करेक्ट है या नहीं है, तो कई बार क्वेश्चंस हमारे सॉल्व हो जाते हैं ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में। इसका मतलब क्या है, फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन क्या है, करेक्ट है कि ग्यासुद्दीन बलबन ने अपनी बेटी की शादी किससे कराई, नसीरुद्दीन महमूद से, और उन्होंने एक पर्शियन फेस्टिवल को शुरू करा, दैट वाज नौरोज। तो 1 एंड 3 करेक्ट है, सेकंड गलत है, क्योंकि इल्तुतमिश था जिसने क्या बनाई थी, 40 पावरफुल लीडर्स की इलाइट क्लास, जिसे हम क्या बोलते हैं, बेसिकली चहलगनी। क्लियर है जी। और इसका सोर्स क्या है, ओल्ड एनसीईआरटी बाय रोमिला थापर, चैप्टर नंबर 4 पेज नंबर 37। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मंगोल अटैक्स। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मंगोल अटैक्स। पहला क्या है, मंगोल अटैक ऑन द दिल्ली सल्तनत इंक्रीज ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी एंड इन द अर्ली ईयर्स ऑफ मोहम्मद तुगलक। याद रखना खिलजी डायनेस्टी के बाद रूल किसका आया था, तुगलक डायनेस्टी का। तो कह रहे हैं मंगोल का अटैक शुरू हुआ अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे और वो बढ़ता गया तुगलक के टाइम पे। ठीक है जी। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रही है, दिस फोर्स द टू रूलर्स टू मोबिलाइज अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी इन दिल्ली व्हिच पोज्ड अ ह्यूज एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज। कहते हैं इसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा आर्मी मेंटेन करके कहां रखनी पड़ती थी, दिल्ली में, जो कि एक बहुत ज्यादा क्या था, एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज था। तो क्वेश्चन क्या, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्टली मैच्ड, ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी बोथ 1 एंड 2 एंड डी नीदर 1 नॉर 2। याद रखना जब हम अलाउद्दीन खिलजी की बात करते हैं, ही फॉट ब्रेवली विद व्हाट, मंगोल्स। उसकी जो पॉलिसी थी उसे हम बोलते हैं ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। क्या बोलते हैं, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। तो याद रखना कि जो पहली स्टेटमेंट है यहां पे क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। मंगोल का अटैक बड़ा किसके टाइम पे था, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे स्टार्ट हुआ था, और इन द अर्ली इयर्स ऑफ मोहम्मद तुगलक रूल। सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इतने बड़े अटैक को आपको फेस करना है तो उसके लिए आपको स्टैंडिंग आर्मी भी बहुत ज्यादा मेंटेन करनी पड़ेगी। तो क्वेश्चन में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, तो सी ऑप्शन इज बोथ 1 एंड 2। क्लियर है जितनी बात। आप इसका सोर्स देख सकते हैं क्या है, न्यू एनसीईआरटी अवर पास्ट, चैप्टर नंबर 3 पेज नंबर 40। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रजिया सुल्तान इज नॉट करेक्ट। याद रखो रजिया सुल्तान आपने बहुत बार सुना होगा, बुक्स में, मूवीज के अंदर बहुत बार इनका नाम आया है। ठीक है, ये हमारी लास्ट एंड ओनली रूलर थी, अगर मैं बात करूं किसकी, दिल्ली सल्तनत की। दिल्ली सल्तनत की अगर मैं बात कर रहा हूं तो ओनली वुमेन रूलर कौन सी थी, रजिया सुल्तान। तो पहली स्टेटमेंट क्या है, शी अपॉइंटेड एन अब्सीनियन स्लेव यकूत एज अ मास्टर ऑफ रॉयल हॉर्सेस। तो यहां पे एक कंट्री का नाम लिया गया अब्सीनिया। अब फटाफट बताइए ये आज की मॉडर्न डे कंट्री कौन सी है। सेकंड स्टेटमेंट, शी डिस्कार्डेड द फीमेल एपरल एंड हेल्ड द कोट विद हर फेस अनवील्ड। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, शी डिस्कार्डेड द फीमेल एपरल एंड हेल्ड द कोट विद हर फेस अनवील्ड। थर्ड स्टेटमेंट, शी वॉज द फर्स्ट वुमन रूलर ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। याद रखना इस स्टेटमेंट में क्या है जो आगे बताऊंगा, शी वॉज द फर्स्ट वुमन रूलर ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, एंड डी नन ऑफ द अबव। तो हमें क्वेश्चन में बताना क्या है, इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी नहीं है। पहली स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि उसने एक अब्सीनियन स्लेव को अपॉइंट किया था यकूत को, जो क्या था, मास्टर ऑफ रॉयल हॉर्सेस। सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, उसने कोई भी प्रैक्टिसेस वो फॉलो नहीं करी जो उसके नोबल्स उसे बोलते थे कि एज अ वुमेन उसे फॉलो करनी चाहिए, बट वो अपने
फीमेल अप्रैल को नहीं डालती थी और अपने फेस को भी कवर नहीं करती थी। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी क्या है, करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट, शी वॉज द फर्स्ट वुमन रूलर ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। हमने अभी बोला कि दिल्ली सल्तनत की वही आखिरी रूलर थी, बट वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की पहली रूलर नहीं थी। याद रख लेना, वो फर्स्ट वुमेन रूलर नहीं थी, किसकी, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की। तो ये स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। तो सही आंसर क्या है, आंसर सी, क्योंकि रजिया सुल्तान के टाइम पे, उस टाइम पे मेडाइवल में एक रूलर थी, कौन, दीदा ऑफ कश्मीर, और रुद्रमन देवी वरंगल में भी राज कर चुकी है, कब, 13th सेंचुरी में। तो शी वॉज नॉट द ओनली रूलर, कौन सी, वुमेन, किसकी, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की। तो क्लियर है इतनी बात। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट थी, बाकी दो स्टेटमेंट्स करेक्ट थी। तो आंसर क्या हुआ, आंसर सी। आप इसका सोर्स देख सकते हैं, न्यू एनसीईआरटी चैप्टर 3 पेज नंबर 33। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स रिगार्डिंग ऑफिशियल्स अपॉइंटेड बाय मोहम्मद तुगलक। हमें पेयर्स देखने हैं रिगार्डिंग ऑफिशियल्स अपॉइंटेड बाय मोहम्मद तुगलक। तो कुछ नाम है, अजीज खुमार, फिरोज हजम, मनका तबक, गार्डनर, लादा एंड पीरा। तो पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच। तो इनके साथ इनके ऑक्यूपेशन है, जैसे वाइन डिस्टिलर, बार्बर, कुक एंड गार्डनर। तो हमें बताना है इनमें से करेक्टली मैच कौन सा है। याद रखो कि ये मैंने क्वेश्चन यहां पे क्यों डाला है। ये क्वेश्चन डालने का मेन मकसद ही ये है क्योंकि पेपर में कई बार इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो हमें हर चीज के लिए प्रिपेयर होना है। तो बहुत ही फैक्चुअल और रट्टे वाला क्वेश्चन है, तो आप अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, बट इस तरीके के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, विच ऑफ द अबव पेयर्स आर करेक्टली मैच। अगर हम इसके आंसर की तरफ चलें, आंसर क्या है, आंसर डी, दैट इज ऑल आर करेक्टली मैच। तो ये सब अकाउंट बता कौन रहा है कि हमारे जो अजीज खुमार वाइन डिस्टिलर थे, फिरोज हाजम बार्बर थे, मनका तबक कुक थे, गार्डनर्स लादा और पीरा थे, उसको बता कौन रहा है, जियाउद्दीन बरानी। कौन बता रहा है, जियाउद्दीन बरानी, जो कि बेसिकली अकाउंट लिखता है 14th सेंचुरी हिस्ट्री का। उन्होंने ये बताया है कि उस टाइम पे सुल्तान इतने इनकेपेबल हो गए थे कि उन्होंने अपने बाकी नीचे के लिए अपॉइंटमेंट्स करनी स्टार्ट कर दी थी। नीचे के लिए क्या करनी शुरू कर दी थी, और अपॉइंटमेंट्स करनी स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि अब उनकी कैपेसिटी टू रूल खत्म होनी शुरू हो चुकी थी। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो ये आदमी थे और ये इनकी क्या थी, ऑक्यूपेशंस थी, जो उनको कौन बता रहा है हमें, मिड 14th सेंचुरी क्रॉनिकलर, दैट इज बरानी। अब इसका सोर्स देख सकते हैं, न्यू एनसीईआरटी अवर पास चैप्टर 2 चैप्टर 3 पेज नंबर 38। क्लियर है जी इतनी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ डायनेस्टीज एंड देयर कैपिटल्स आर करेक्टली मैच। तो पूछ रहे हैं कि कुछ हमारे पेयर ऑफ डायनेस्टीज हैं और उनके साथ में उनकी क्या है, कैपिटल है। तो हमें बताना है इनमें से करेक्टली मैच कौन सी है। पहला है यादव देवगिरी, सेकंड ककातियास वरंगल, एंड थर्ड है होयसलास दवार समुद्र। तो हमें बताना है इसमें सही स्टेटमेंट क्या है। तो पहला ऑप्शन है 1 एंड 2, सेकंड है 2 एंड 3, सी 1 एंड 3 एंड डी ऑल ऑफ द अबव। अब फटाफट इसका आंसर दीजिए, हम इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। आंसर क्या है, ऑल ऑफ द अबव। याद रखना, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे उसने पूरे डेक्कन के ऊपर रूल कर लिया था। डेक्कन पे रूल करने का उसका सबसे बड़ा जरिया क्या था, डेट वाज मलिक कफूर। कौन था उसका, मलिक कफूर। आपने मूवी देखी होगी पद्मावत, उसमें जो एक मलिक कफूर नाम का कैरेक्टर दिखाया गया है, जो बेसिकली साउथ से आता है, अटैक करके आता है और वहां की बहुत सारी वेल्थ को अपने साथ लेके आता है। तो वो वही मलिक कफूर होता है जो इंडियन डायनेस्टीज के ऊपर अटैक करके आता है और उनके ऊपर अपनी विक्ट्री करके आता है। तो उनमें से चार कौन सी थी, बेसिकली देवगिरी जिसके रूलर्स कौन थे, यादव्स, वरंगल के कौन थे, ककातियास, द्वार समुद्रा के कौन थे, होयसलास, एंड मदुराई के क्या थे, पांड्यास। तो हमारे क्वेश्चन में 3 पूछे गए थे पहले, तो तीनों ही क्या थे, करेक्ट थे, जिसकी वजह से आंसर क्या है, डी ऑप्शन। इसका सोर्स देख सकते हैं, ओल्ड एनसीईआरटी बाय रोमिला थापर चैप्टर 4 पेज नंबर 40। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन है, बिकॉज ही वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ खिलजी डायनेस्टी। बिकॉज इसकी एडमिनिस्ट्रेशन इतनी स्ट्रांग थी कि उसने मिडल मैन को रिमूव कर दिया था बिटवीन पेजेंट्स एंड कस्टमर्स के बीच में, कंज्यूमर्स के बीच में। तो अलाउद्दीन खिलजी बहुत इंपॉर्टेंट रूलर हुआ है अगर हम बात करते हैं दिल्ली सल्तनत की। तो पहला क्वेश्चन है, ही वाज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस नैरोज इन सल्तनत कोड। सेकंड, he started branding of horses. Third, he implemented the policy of direct land revenue collection from peasants. तो कह रहे हैं कि डायरेक्ट लैंड रेवेन्यू उसने पेजेंट से स्टार्ट कर दिया, सेकंड ब्रांडिंग ऑफ हॉर्स की, और थर्ड फर्स्ट स्टेटमेंट, ही वाज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस नैरोज। तो याद रखना, जो नैरोज वगैरह फेस्टिवल थे इन्होंने शुरू नहीं किए थे, किसने शुरू किए थे, बलबन ने। जो हमने अपने पहले क्वेश्चंस में देखा है कि कौन सा रूलर था जिसने नैरोज फेस्टिवल को इंट्रोड्यूस किया था, जो कि बेसिकली एक पर्शियन फेस्टिवल है, वो किसने किया था, बलबन ने। तो पहली स्टेटमेंट क्या हो गई, गलत। तो बची कौन सी, 2 एंड 3। तो हमारी दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं कि उन्होंने ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस को स्टार्ट किया था, जिस सिस्टम को कहते हैं दाग सिस्टम।
एक सिस्टम आया था चेहरा सिस्टम, दूसरा क्या था दाग सिस्टम, जिनके ऊपर स्टैंप लगाई जाती थी। तो वो बेसिकली चेक करने के लिए होता था, ठीक है, चेकिंग के लिए ऊपर होता था। तो ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस किसने स्टार्ट करी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। और डायरेक्ट लैंड रेवेन्यू कलेक्शन भी किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो सेकंड एंड थर्ड क्या है? करेक्ट है। फर्स्ट इनकरेक्ट है। आंसर क्या हुआ? बी ऑप्शन। इसका सोर्स देख सकते हैं, न्यू एनसीईआरटी अवर पास चैप्टर 2 पेज नंबर 3 चैप्टर 3 पेज नंबर 39। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग मोहम्मद बिन तुगलक? याद रखना है, ये बहुत ही फेमस रूलर हुआ है। अगर हम तुगलक डायनेस्टी की बात करते हैं, खिलजी डायनेस्टी की बात करते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी का नाम आता है। तुगलक की बात करते हैं तो एक नाम आता है किसका? मोहम्मद बिन तुगलक का। इसको एक निकनेम भी है, इसे बोला जाता है वाइजेस्ट फूल। क्या बोला जाता है? वाइजेस्ट फूल। आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए इसे वाइजेस्ट फूल क्यों बोला जाता है। उतनी देर तक हम क्वेश्चन को पूरा पढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है, ही बिलीव्ड इन द जियोपॉलिटिकल यूनिटी ऑफ इंडिया। सेकंड, he opened up the administration to all people on the basis of meritocracy. Third, he was the first to introduce token currency in the whole world. D, none of the above. तो इनमें से पूछ रहे हैं क्वेश्चन में कि नॉट करेक्ट कौन सी है, तो हमें बताना है इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। अगर हम सी ऑप्शन की तरफ जाएं, ये क्या है? नॉन करेक्ट। ये करेक्ट नहीं है क्योंकि ये पहले नहीं थे जिन्होंने टोकन करेंसी को इंट्रोड्यूस किया था। बेसिकली टोकन करेंसी को इंट्रोड्यूस किसने किया था? कुबलई खान ने। किसने इंट्रोड्यूस किया था? कुबलई खान ने। कुबलई खान से आइडिया लेके इन्होंने स्टार्ट करा था क्या? मोहम्मद बिन तुगलक ने टोकन करेंसी का कंसेप्ट। तो पहले नहीं थे, जिसकी वजह से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? ऑप्शन थर्ड। अब देख सकते हैं, कुबलई खान ऑफ चाइना हैड ऑलरेडी मिंटेड टोकन करेंसी। इसका आप सोर्स देख सकते हैं, न्यू एनसीईआरटी चैप्टर 3 पेज नंबर 41। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स क्रिएटेड बाय तुगलक डायनेस्टी। क्या क्वेश्चन है? मैच द फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स क्रिएटेड बाय तुगलक डायनेस्टी। पहला, डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव्स बता रखा है, डिपार्टमेंट फॉर चैरिटी बता रखा है, थर्ड डिपार्टमेंट फॉर पेंशन एंड फोर्थ चैरिटेबल हॉस्पिटल। उस टाइम पे इनके नाम है डिपार्टमेंट्स के कुछ, दरुल शफा, दीवाने बंदगन, सी दीवाने खैरात एंड दीवाने इस्तियाक। तो हमें करेक्ट मैच करना है। अगर हम दीवाने स्लेव्स की बात करें तो वो मैच करता है बी ऑप्शन के साथ, दैट इज दीवाने बंदगन। अगर चैरिटी की बात करें तो दीवाने खैरात। तो पहले हमारा क्या है? फर्स्ट का बी है, सेकंड का सी है, तो ऑप्शंस बी या सी बनती हैं। अब हमें देखना है थर्ड या फोर्थ किसके साथ मैच करता है। अगर हम चैरिटेबल हॉस्पिटल की बात करें, उस टाइम पे उसका नाम क्या था? दरुल शफा। तो फोर्थ का क्या है? ए ऑप्शन। तो सही आंसर क्या बन जाता है? बी ऑप्शन, दैट इज बी सी डी। तो डिपार्टमेंट फॉर पेंशन कौन सा बना? दीवाने इस्तियाक। तो सही आंसर क्या है इसका? बी ऑप्शन। डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव्स दीवाने बंदगन, चैरिटी के लिए दीवाने खैरात, पेंशन के लिए इस्तियाक एंड चैरिटेबल हॉस्पिटल के लिए दरुल शफा। इसका आप सोर्स देख सकते हैं, न्यू एनसीईआरटी अवर पास चैप्टर 3 पेज नंबर 37। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का आखिरी क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। किसके बारे में बताना है? इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के बारे में। पहला क्या है? द डेकोरेटिव टेक्निक्स यूज मोज़ेक डिजाइन, पेट्रादुरा एंड एरब्स्क्यू मेथड्स। क्या कह रहे हैं कि इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के टाइम पे मोज़ेक डिजाइन, पेट्रादुरा एंड एरब्स्क्यू मेथड यूज हो रहे थे। सेकंड, मीनार वाज अ मिक्स ऑफ पॉलीगोनल एंड सर्कुलर शेप्स largely built of red and buff sandstone. क्या था? मीनार इज अ मिक्स ऑफ पॉलीगोनल एंड सर्कुलर शेप्स व्हिच इज लार्जली बिल्ट ऑफ रेड एंड बफ सैंडस्टोन। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। तो ऑप्शंस क्या है? वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, नीदर वन नॉर टू। तो सही आंसर इसका क्या है? दैट इज सी, बोथ वन एंड टू। क्योंकि इसके अंदर इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के अंदर मोज़ेक डिजाइन, पेट्रादुरा एंड एरब्स्क्यू टेक्निक्स यूज होनी शुरू हो गई थी। और दूसरा, इसके अंदर और भी टेक्निक्स आनी शुरू हो गई थी, डायरेक्ट प्रोफूज यूज ऑफ जालीज। और इसी के साथ जो मटेरियल यूज हो रहा था, दैट वाज रेड एंड बफ सैंडस्टोन। तो हमारा सही आंसर क्या है? आंसर सी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हुआ? आंसर सी। इसका सोर्स देख सकते हैं, इंट्रोडक्शन टू फाइन आर्ट्स चैप्टर 8 पेज नंबर 11। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। यही क्वेश्चंस बनते हैं इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में अगर हम एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं। आई होप आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं, उनको रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपके कोई भी डाउट्स हो, बिना आप किसी झिझक के आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगर आपका कोई भी डाउट हो एनसीईआरटी की सीरीज में। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मुगल एम्पायर को। ठीक है, उसके रिलेटेड ये एनसीईआरटीज में से जो भी पोटेंशियल क्वेश्चंस बनते हैं उनको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे हमारी नेक्स्ट एनसीईआरटी थ्रू एमसीक्यू सीरीज की लेक्चर में। क्लियर है जी इतनी बात? तो नेक्स्ट टाइम हम मिलते हैं, उतने टाइम तक आप हमारी वीडियोस रिवाइज करते रहिए। ठीक है, पढ़ते रहिए। पेपर को ये मत सोचिए कि पोस्टपोन होने वाला है। अगर आप पेपर दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, तो अपनी तैयारी करते रहिए, अपने सब्जेक्ट्स फटाफट पढ़ते रहिए और एनसीईआरटीज रिवाइज करते रहें। और एक और चीज,
इस कोरोना वायरस के टाइम पे, कोविड-19 के टाइम पे जितना हो सके घरों पे रहने की कोशिश कीजिए, ठीक है। जितना ज्यादा देर आप घरों पे रहेंगे उतना ही ज्यादा हमारा लॉकडाउन सफल होगा। थैंक यू।